अब देखो, अब आज हम कल हमने फिजिकल पोर्शन का एक टॉपिक पढ़ा था, इंटीरियर ऑफ अर्थ। आज हम बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने लिखा था मुझे कि क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाइए, और मैक्सिमम लोगों ने डिमांड की थी मॉनसून। लेकिन मैं लेटर ऑन मैसेज देख पाया, और वो मैं तैयार ही उसकी स्लाइड्स नहीं बना पाया। फिर मैंने लेकिन बनाया था दूसरे टॉपिक को ही, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर एंड विंड्स ऑन अर्थ सरफेस। अब देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये समझना होता है। इसमें 2-3 टेक्निकल टर्म्स आती है, उनको समझना होता है, फिर ये आप आराम से टिप्स पे बहुत सारे टीचर्स को, मैं जब उधमपुर में था वहाँ बहुत टीचर्स को ये पूछा जाता है, सर प्रेशर बेल्ट्स कितने हैं ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, उनको नहीं पता होते। ये 7 प्रेशर बेल्ट्स होते हैं, और आपको ये याद रखना है, हर एक ईयर विक्टियर में है, दो दो है प्रेशर बेल्ट्स, लेकिन एक ही सिंगल है। जो इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट है वो इक्वेटोरियल लो या डोल्डम कहा जाता है। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देख लीजिए, सबसे पहले प्रेशर होता क्या है। एयर जो होता है, एयर पार्टिकल्स, वो जब एक्सर्ट करते हैं प्रेशर छोटी सी जगह में, तो उसको हम प्रेशर कहते हैं। ये मैं बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि प्रेशर क्या है। एक छोटा सा हमने एक डिब्बा ले लिया, इसमें ये पार्टिकल्स ले लिया हमने, एयर के पार्टिकल्स। तो ये दूर दूर जो एयर के पार्टिकल्स है, यहाँ पर देख लीजिए, तो इसको कहते हैं लो प्रेशर। और जब ये पार्टिकल्स बहुत क्लोज आएंगे, बहुत क्लोज होगा, तो ये कहलाएगा हाई प्रेशर। अब प्रेशर समझ में आ गया। प्रेशर कुछ भी नहीं है, जब हम चाहे वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, या कोई भी बलून हो, उसमें हम क्या एयर डालते हैं, और उस प्रेशर की ही वजह से वो एक्सपैंड होता है और एग्जैक्ट होता है उस पे प्रेशर। दैट इज नोन एज प्रेशर, उसी को हम प्रेशर कहते हैं। और वही प्रेशर वैरी होता है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, वो वैरी होता है। किसी जगह ज्यादा प्रेशर होता है, किसी जगह कम प्रेशर पाया जाता है। और जितना हम ऊंचे ऊंचा जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर आपको पता ही, नॉर्मल लैब स्टेट जैसे मैंने कहा, टेम्परेचर एज यू गो हायर यू फील कूलर, ये तो है ही। और टेम्परेचर इसमें डिक्रीज होता है 6.5 डिग्री पर 1 किलोमीटर और 1000 मीटर्स। लेकिन ये प्रेशर क्या होता है, जितना हम ऊपर जाते हैं उतना प्रेशर डिक्लाइन होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे आप लोग, अगर आप लोगों के टीचर्स ने लिया होगा आपको, मैं तो मैक्सिमम कुलगाम में इनको ट्रिप ही करा था, क्योंकि ये ज्योग्राफी जो है, एक्चुअली स्टडी इन फील्ड है। दो ही सब्जेक्ट्स है जो स्टडी इन फील्ड है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इनको फील्ड में सीखना होता है मैक्सिमम। अगर आप लोगों के स्टूडेंट्स मेरे साथ गए होंगे टूर, तो आपको मैंने हर एक चीज दिखाया कि माउंटेन पे हम जब चढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे प्रेशर डिक्रीज होता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। उसके बाद मैंने रिलीफ फीचर्स भी बताए होंगे, मतलब इससे वाटर से कैसे होते हैं, ग्लेशियर्स में कैसे होते हैं। वैसे ही हम बात करेंगे अगर हम पहलगाम जाते हैं, जब हम ऊपर पहाड़ों पे चढ़ते हैं, या फॉर एग्जाम्पल अहरबल जाते हैं। अहरबल के ऊपर वो पंगवाटन एरिया है, जितना हम ऊपर ऊपर जाते हैं, हमें क्या लगता है, हमें घुटन लगती है। घुटन क्यों लगती है? क्योंकि वहां पर प्रेशर जो है, प्रेशर वहां पर कम कम होता जाता है। और ये जो जितना भी नीचे होता है, तो वहां पर नॉर्मल प्रेशर होता है, और वहां पर कम कम प्रेशर हो जाता है। ठीक है। अब क्या है, अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रेशर, अब समझ आ गया क्या है। प्रेशर कुछ भी नहीं है, ये एयर मॉलिक्यूल्स, एक वॉल्यूम ऑफ एरिया में कितने एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, वी कॉल इट एज ए प्रेशर। और प्रेशर फोर्स एक्सर्ट होता है ऑल डायरेक्शंस, यहाँ से ये मॉलिक्यूल जाता है। क्योंकि अगर हम एक स्मोकिंग कोई करता होगा, आप लोगों ने देखा होगा, आपके फैमिली में करता होगा, ये बाहर कोई करता है, जब वो धुआं छोड़ता है, वो धुआं एक ही डायरेक्शन में घूमता नहीं है, वो हर डायरेक्शन में, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो वी कॉल इट, और यही पार्टिकल्स होते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स, उसी को हम प्रेशर कहते हैं। अब क्या है, अब जो ये कॉलम ऑफ एयर एक यूनिट एरिया में होता है, मेन सी लेवल से टॉप एटमॉस्फेयर में, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। डेफिनेशन इसकी ऐसी है, वेट ऑफ ए कॉलम ऑफ एयर कंटेनिंग इन ए यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में मेन सी लेवल से ऊपर, सी लेवल के नीचे नहीं, सी लेवल से ऊपर, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, उसका मास भी होता है और वेट भी होता है। और ये मेजर किससे होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम बैरोमीटर होता है, और मिली बार्स में इसको मेजर किया जाता है। 1 मिली बार होता है इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर्स।
और 1000 मिलीग्राम्स होता है 1.05 किलोग्राम्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये देख लीजिए। उसके बाद ये हर एक चीज आप याद रखिएगा, बैरोमीटर से ये मेजर होता है। 1 मिली बार कितना इक्वल होता है 1 ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर। 1000 मिली बार कितना होता है 1.05 केजीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर। और नॉर्मल प्रेशर सी लेवल में जो होता है वो कितना होता है 70। अगर हम इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर्स में, 76 सेंटीमीटर्स होता है। और वो इज इक्वलेंट होता है 1013.25 मिलीबार्स, ये हो गया इक्वल। उसके बाद इन जनरल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है। जैसे मैंने पहले ही कहा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है एज वी मूव हायर, तो ये प्रेशर जो होता है ये डिक्रीज होता है। कितना? 33 मिलीबार्स एवरी 300 मीटर्स। 300 मीटर जब हम ऊंचा जाएंगे, जैसे मैंने कहा पहलगाम की ऊंचाई पहाड़ियों की, क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। जैसे ये कहता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, किस हिसाब से? 34 मिलीबार्स एवरी 300 मीटर्स पे ये कम होता जाता है। और सबसे लोएस्ट प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस होता है 760 मिलीबार्स। नेक्स्ट, मैंने ये पहले ही एक्सप्लेन किया कि ये एयर प्रेशर है। डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स कितनी होगी? अगर मोर डेंसली पार्टिकल्स होगी तो एयर प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मोर होगा। और क्योंकि मोर मॉलिक्यूल्स, एक छोटी सी स्पेस में ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसको हम कहेंगे हाई प्रेशर। और अगर आप सिंपल एग्जांपल ऐसे समझेंगे, अगर आपके पास एक बलून है, बलून मार्केट से ले आएंगे, अगर और उसमें आप हवा करेंगे तो वो फट जाएगा। वो फटेगा क्यों? क्योंकि यू एक्सर्ट मोर प्रेशर। व्हाट इट्स कैपेसिटी इज मींस, अमिच कैपेसिटी कۭژاہ छ? अगर अथ कैपेसिटी छ फॉर एग्जांपल 40 मिली बार्स, आपने इसमें 60 डाला तो लोगों क्या 66 ब्लास्ट मींस हाई प्रेशर। और अगर इसमें कम किया तो ये सुकड़ जाएगा। अगर आप देखोगे जिम में अगर कोई जाता है आप में, वहां वो बॉल्स होती है, 2 महीने 3 महीने बाद जिनके हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो सूख जाती है। या बैलून आप घर में ले आते हो तो उसके बाद वो बैलून सूख जाता है, क्योंकि उसमें एयर ऑटोमेटिकली किसी न किसी तरीके से निकल जाता है, सूख जाता है 2 दिन बाद, और सूखता है और सूखता है। दिस मीन्स दैट लो प्रेशर हो रहा है इसमें। और अगर आप से और डालोगे या मुंह में डालोगे और हवा उसमें डालोगे, वो फट जाएगा, मीन्स हाई प्रेशर। हो गया ये भी क्लियर? अब इसके बाद, क्योंकि मोर डेंसर हो गए, मोर पार्टिकल्स पुश डाउन, और लेसर पार्टिकल्स जब होंगे तो कम, जैसे ये दो डायग्राम्स मैंने पहले एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट क्या है? एयर जो एक्सपैंड होता है। अब क्या देखिए, आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे रसोई में काम करते हो, कि मीन्स किचन में आप क्या करते हो? आप वाटर बॉईल करते हो। वाटर क्या होता है? उसमें वाटर पार्टिकल्स चेंज होते हैं, वो इसमें गैसोस फॉर्म में, तो वो एक्सपैंड हो जाता है जब उसको हीट आप देते हैं। और कंप्रेस होता है जब उसको आप कूल्ड करते हो। ये मैं बेस्ट एग्जांपल दे दूंगा। आपने पानी रखा फ्रिज में आइसक्रीम बनाने के लिए, आपने उसमें शक्कर डाला, दूध डाला और कोई चीज डाला, तो आइसक्रीम बना रहे हो आप। तो वो जब कूल्ड हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, वो इतना वाटर है, जब वो कंप्रेस हो जाएगा तो वी कॉल इट, इससे क्या हो जाएगा? ये जब टेम्परेचर उसका डिक्लाइन करेंगे। और अगर आपने फॉर एग्जांपल उसको हीट दे दिया तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, फैल जाएगा। जब वो फैल जाएगा उसके पार्टिकल्स एक्सपैंड हो जाएंगे तो प्रेशर लो हो जाएगा। और जब उसके कंप्रेशन से नजदीक पार्टिकल्स आएंगे, दैट वी कॉल्ड एज ए हाई प्रेशर। सिंपल एग्जांपल, आपने अभी देखा बर्फ गिर रही थी आज पूरे दिन, बेस्ट एग्जांपल यही है। असल में क्या होता है, ऊपर जो होता है ना, मतलब एटमॉस्फेयर में, वहां पर ये वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। जब वो निकलते हैं वो मिक्स अप होते हैं, तो नीचे नीचे क्या होता है? टेम्परेचर लो होता है, जो आपके फ्रिज में टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर लो होता है तो ये कंप्रेस्ड होता है, क्योंकि फिर ये कूलिंग की वजह से ये कंप्रेशन में आता है। कंप्रेशन में आते हैं नीचे, आप जब देखोगे, क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व आज किया कि कैसे वो बड़े बड़े ना, वो ऐसे स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स आप गिर रहे होते हैं, बर्फ के तोदे वो गिर रहे होते हैं आप पे। वो क्या होता है? वो कंप्रेस होता है, वो वाटर पार्टिकल, उसको हम कंप्रेशन। और अगर उसको हीट दे देंगे तो वो एक्सपैंड हो जाएगी। उसके बाद डिफरेंस जो होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वो मूवमेंट ऑफ एयर की वजह से होती है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा एयर मूव होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बेस्ट एग्जाम्पल आपको देता हूँ। रसोई में आप काम करते हो, मैक्सिमम आपके फीमेल स्टूडेंट्स अगर होंगे तो वो उधर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट बर्तन नहीं होता है। लेकिन आप देखेंगे जो ठंडा पार्टिकल होगा वो हमेशा नीचे जाएगा।
मीनस अगर तो अकिस बर्तनस मज करियो गरम आब, युथुय तुम तथ हीट दियो युस गरम गस पार्टिकल सह खस तथ हेर, युस तथ गरम गस पार्टिकल सह खस हेर, युस ठंड गस सह गस बे सर्कुलेट डाउन। दिस इज ए कन्वेक्शनल प्रोसेस, ये एक कन्वेक्शनल प्रोसेस है और यही एटमॉस्फेयर में होता है। जब हीट अब कोई भी चीज होती है वो क्या वो उड़ जाता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल कल कपड़े धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो तो उसमें जो वाटर है वो निकल जाएगा। जब वो निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो उससे निकल जाएगा और वो एक्सपैंड हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, फैल जाएगा, दोबारा एटमॉस्फेयर में जाएगा। इसी को कहते हैं। अब क्या है और एक चीज मैंने कहा, प्रेशर जहां पर ज्यादा होगा वो मूवमेंट करेगा लो प्रेशर की जगह। फॉर एग्जांपल आपने दो बैलून्स को ले लिया, उनको कनेक्ट किया, या आपने दो बॉल्स में पानी ले लिया तो उन दोनों को आपने कनेक्ट किया। या सिंपल सी मैं बात बताऊं, अगर आप काम करते होगे खेत में, या आपका बाग बाग के दो टुकड़े हैं, या गार्डन जो आपका है किचन गार्डन, आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे वो बनाएंगे उसके टुकड़े, उसको फिर आप मतलब बाउंड रखेंगे। जब आप उसको बाउंड रखेंगे, आप बेस्ट, आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, आप आटा गूंद रहे हो, आटा गूंदते गूंदते आप उसमें दो डिवीजन करेंगे आटे को और इंटरकनेक्ट करेंगे। जब एक वाले जो आप आटा गूंदने जा रहे हो उसमें आप पानी डालेंगे, वो दूसरे सिस्टम से जब आप कनेक्ट करेंगे, तो जब ये इक्विलिब्रियम लेवल पे आएगा तो दोनों में इक्वल बैलेंस हो जाएगा वाटर। यहाँ से वाटर इसमें ट्रांसफर नहीं होगा। या आप दो मतलब ये ले लीजिए यूटेंसिल्स, दो बर्तन ले लीजिए, उनमें आप कनेक्शन कर लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए, उनमें एक पाइप डाल दीजिए अंदर से, और फिर जितना आप इसमें पानी डालेंगे, या टंकी की बात बेस्ट है, आप लोगों के घर में दो टंकीज अगर होंगी, एक स्टोरी के लिए एक टंकी, दूसरी स्टोरी, जब वो पैरेलल होती है, आपने देखा होगा जब ये फुल हो जाती है, अब यहाँ से पानी निकलने लगता है इस पे। जब ये फुल नहीं होती है तब यहाँ से पानी नहीं निकलता। ऐसे ही प्रेशर भी है, प्रेशर जब हाई यहाँ से होगा तभी ये लो प्रेशर की तरह जाएगा। मीन्स एक बार एक टैंकी में आपका फुल पानी है, तभी जहां पर इसका कनेक्ट होगा वहीं से वो पानी निकलना शुरू होगा, और जब ये वाली भी टैंकी फुल आ जाएगी तो बैलेंस बनेगा, तो यहाँ से वाटर ट्रांसफर इधर नहीं होगा। सेम प्रेशर की पॉलिसी यही है, लो प्रेशर से हमेशा चलता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलता है, और हमेशा हाई जहां पर प्रेशर होगा वो लो की तरह मूवमेंट करे। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आपका रेजिंग प्रेशर जो होता है वो फाइन पार्टिकल और सेटल वेदर की वजह से होता है, और जो अनस्टेबल और क्लाउडी वेदर बनाता है। फॉर एग्जांपल मतलब जो रेज होता है प्रेशर, वो क्या करता है हमें इंडिकेट, वो इंडिकेट करता है स्टेबिलिटी की तरह, और अगर प्रेशर थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा वो अनस्टेबिलिटी की तरह मूव करेगा, दिखाएगा कि अनस्टेबल प्रेशर है, और उससे क्लाउडी वेदर हो जाता है। उसके बाद ये प्रेशर की जो लाइंस कहते हैं, अगर हमने टेम्परेचर की सिमिलर लाइंस देखी, एक जगह टेम्परेचर 20 डिग्री, दूसरी जगह 20 डिग्री, तो उसको हम कहते हैं आइसोथर्म्स। लेकिन जब हम आइसोबार्स लेते हैं, आइसोबार का मतलब होता है जब एक जगह प्रेशर होगा 13 मिलीबार MB, दूसरी जगह भी 13 मिलीबार, हम उन दोनों लाइनों को कनेक्ट करेंगे, वी कॉल इट एज ए आइसोबार। आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर, दो जगह का सेम प्रेशर, वी कॉल इट एज आइसोबार। और ये कनेक्टिंग लाइन्स होती है ऑन ग्लोब और ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ये मैं अगर और एक टॉपिक आएगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें मैं डिटेल में जाऊंगा फिर, तो कहेंगे हम आइसोबार। और आइसोबार एक्सप्रेस कैसे होता है, अगर प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, हाई प्रेशर ग्रेडियंट होगा तो जो आइसोबार्स होंगे वो क्लोजली ये होंगी, क्लोज होंगी। हाई प्रेशर ग्रेडियंट, ये याद रखिएगा, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है हाई वेरिएशंस इन प्रेशर, वेरिएशन हाई है, वी कॉल इट एज ए प्रेशर ग्रेडियंट। मींस एक जगह 20 ml है, MB है, मिलीबार, और दूसरी जगह 25 है, तीसरी जगह 22, चौथी जगह 18, पांचवी जगह 19, 20। तो ये जब वेरिएशन हाई होता है वो कहते हैं हाई प्रेशर ग्रेडियंट। और जहां पर लो होता है तो वहां वाइडली स्पेस्ड होती है आइसोबार्स। ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि कैसे अर्थ पे जो इक्वेटोरियल बेल्ट होता है वहां पर लो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, और जो पोल्स और बाकी रीजन्स में होता है वहां पर हाई प्रेशर ग्रेडियंट होता है। अब क्या है,
हाई प्रेशर ग्रेडियंट का ही मतलब होता है जो आइसोबार्स होंगी, यहाँ पर 23 एंड 23, ये लाइन बहुत क्लोजली चलेगी। जब ये क्लोजली चलेगी, वी कॉल इट एज ए हाई प्रेशर ग्रेडियंट। अगर ये यहाँ से चली फिर और एक दूर चलेगी, मींस प्रेशर वेरिएशन बहुत कम है, बहुत कम, निगर, वी कॉल इट एज ए लो प्रेशर ग्रेडियंट। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इसीलिए मैंने ये कहा कि लो प्रेशर ग्रेडियंट जब होगा तो आइसोबार्स वाइडली स्पेस्ड होंगे, और जब हाई प्रेशर ग्रेडियंट होगा तो आइसोबार्स क्लोजली स्पेस्ड होंगे। नेक्स्ट, मैंने कल भी आप लोगों को एक तरीका सिखाया। देखो, आप लोग जो ये तैयारी कर रहे हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है। ये आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे कश्मीर यूनिवर्सिटी का या एएमयू का, जेएनयू का, डीयू का, एचसीयू का, यही नहीं है मसला। मतलब आप लोगों में से बहुत सारी तैयारी करेंगे सिविल सर्विस। मैं जो ये पैटर्न आप लोगों को बताता हूँ, मैं एग्जैक्टली सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन के लिए बता रहा हूँ कि इतना याद नहीं रहता। आप लोग सोचते होंगे अरे ये तो एसपी बन गई, एक छोटी सी लड़की, छोटा सा लड़का, एक कैसे बन गई। वो 30 मार्कन कोई नहीं होता है उनमें से। ये डीसी बनते हैं, ये वो 30 मार्कन नहीं होता है। उनका दिमाग और आपका दिमाग इक्वल नहीं होता है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है, दे डू इट डिफरेंटली, वो डिफरेंटली इसको करते हैं। मैं 3 बार आईएएस में ड्रॉप हुआ हूँ इंटरव्यू में, क्योंकि मैं बकता बहुत ज्यादा हूँ, मतलब बोलता बहुत ज्यादा हूँ। और मैं सच को सच ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तो वो क्वेश्चन पूछेंगे उनका सीधे सीधे क्वेश्चन, क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं मैं ये गलत बोल के फिर मैं इन करूंगा, नहीं, ये नहीं होता है। जो प्रैक्टिकली होती है, प्रैक्टिकल चीजें होती है, उनको प्रैक्टिकल हमेशा बोलना चाहिए। सच सच ही होता है। अब क्या है, अब मैंने आप लोगों को ये वाली स्लाइड आप गौर से देख लीजिए। यही पैटर्न होता है जो मैंने कल भी आपको एक स्लाइड दिखाई थी कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें अब प्रेशर बेल्ट पढ़ना है, पहले ही हमें पता है 7 प्रेशर बेल्ट है। अब इसके हम मैंने ये क्लासिफिकेशन की, लेकिन मैंने ये 4 पॉइंट्स लिखे। अब ये 7 प्रेशर बेल्ट्स मुझे पढ़ने हैं, हर एक पेयर पेयर में है, और इनके ये पॉइंट्स मुझे याद है। स्टडी किस किस के थ्रू करना है। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है किसी भी प्रेशर बेल्ट का, मींस लोकेशन क्या है उसकी। दूसरी, डायरेक्शन ऑफ विंड वहां पर कौन सी है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वहां पर कौन से क्लाउड्स पैदा होते हैं, वहां पर क्यों उसका या और एक नाम, उसका और कोई नाम तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट मिसाल तो उन्होंने डोलड्रम, डोलड्रम क्यों कहेंगे वो मैं बाद में बताऊँ। उसके बाद क्लाइमेट क्या है, उस जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। ये 4 पॉइंट्स आप याद रखोगे और ये 7 प्रेशर बेल्ट्स आप याद रखोगे। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूंगा 10 पेज लिखो, आप 10 पेज लिख सकते हो। मेरा जब पहला जीआरएफ क्वालिफाई हो गया, वो डिस्क्रिप्टिव में हुआ, तो मैंने 130 मार्क्स लिया था उस दिन, 130। इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ एक तरीका होता है, छोटी डायग्राम ऐसे। मैं क्यों आपको स्लाइड्स में ऐसे ही बना के देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक छोटी डायग्राम बनाई, यहाँ पर मैंने ये एक एक पॉइंट। आप लोगों में मैक्सिमम मैंने देखा कश्मीर यूनिवर्सिटी वालों में, मतलब कश्मीर में जो पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, वो जब ये लिखना होगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, फिर ये 2 नंबर यहाँ पर लिखेंगे, 3 नंबर यहाँ। इतनी कंजूसी आप पेपर में करते हो, इतनी कंजूसी करते हो, मैं शॉक होता हूँ। यार, जो एग्जामिनर होता है उसके पास टाइम नहीं है आपके लिए। आपने देखा होगा आज से 2 साल पहले वायरल हो गया वो ट्रेन में, वो मैडम में 2 चेक कर रही थी। उनको क्या, उनकी फैमिली होती है, वो उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर बहुत रेयर में कोई टीचर चेक करता है आपका एक एक चीज, देखता है कि ये डिजर्व करता है कितने मार्क्स, वरना उनको कोई भी वो नहीं है, चट्टी नहीं है उनको क्या। और हमेशा आपको एक बात बताऊं, जितने भी ये प्रोफेसर हैं, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। एक भी बंदे के आप मुझे ये बता दो उनका आपके कॉलेज में बच्चा पढ़ता है, सब फॉरेन में है। वो हमेशा सोचते हैं यू पीपल आर अदर, अदर मीन्स उनको ये टेंशन नहीं है आप ऐसे मतलब लिखोगे, ऐसे पढ़ोगे, ऐसे। वो कुछ नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ एक नजर में देखते हैं आपकी डायग्राम्स ऐसे है या चार्ट्स अच्छे है तो अच्छा नंबर, बाकी कुछ नहीं। और कभी कभी ये होता है फैमिली में लड़ाई होती है, जनाने दिस इज वक्त से नो कियल करे, मैक्सिमम जो मैंने तरीका देखा है यहाँ पर। उसके बाद अब देखिए, मैंने ये 7 प्रेशर बेल्ट किए हैं डिवाइड। सबसे पहले इक्वेटोरियल लो, एक ही लो का प्रेशर बेल्ट है, बाकी जितने भी हैं ये पेयर्स में। अब ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ये 4 पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो आप एलाबोरेट खुद ब खुद कर सकते हैं, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब 7 प्रेशर बेल्ट्स है। प्रेशर बेल्ट्स क्यों कहा जाता है, जब होमोजीनियस हॉरिजॉन्टल प्रेशर एक एरिया में होमोजीनिटी होगी। मैं आप लोगों को कहता हूँ, फॉर एग्जांपल आप लोगों के क्लास में है, मैं अगर आपकी क्लास में आऊंगा, मैं कैटेगरी करूंगा, 2 ग्रुप्स बनाऊंगा, मैं मेल एंड फीमेल बनाऊंगा, हो गए 2 ग्रुप्स। और अब मैं और एक क्लासिफिकेशन बनाऊंगा, मैं एज ग्रुप ले लूंगा।
प्लस 16 to 18, 18 to 20, 20 to 23 हो गए 4 ग्रुप्स। फिर मैं हाइट भी ले सकता हूँ, हाइट है तो मुझे कितनी कैटेगरीज आ गई, मैं आप लोगों पे कितना लिख सकता हूँ। सेम प्रोसेस यहाँ पर है, एक क्राइटेरिया ले लिया, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा कैरेक्टर और क्या होता है। अब जब मैंने एज ग्रुप ले लिया 16 से लेके 18 तक, तो वो होमोजेनस ग्रुप बन गया। मींस इन बच्चों की जो एज है वो सिमिलर है, तो वो सिमिलर कैटेगरी में मैं एक ग्रुप ए बनाऊंगा। वैसे ही यहाँ पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, क्योंकि इस पूरे एरिया में, यहाँ पूरे एरिया में है सिमिलर लाइक कंडीशंस होंगी प्रेशर की, वी कॉल्ड इट एज ए प्रेशर बेल्ट। और ऑन एन एवरेज 7 प्रेशर बेल्ट्स है सरफेस ऑफ अर्थ पे। लेकिन याद रखना, आप ज्योग्राफिया पढ़ रहे हो तो आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कितने प्रेशर बेल्ट्स है। आई स्वेयर, मैं उधमपुर कॉलेज में गया था, वहां इवन स्टूडेंट्स ने एक टीचर से पूछा कि कितने प्रेशर बेल्ट्स है, वो मतलब आ गया, गेट कंफ्यूज। उसको ये नहीं पता था, एमएससी किया हुआ है, उसको ये नहीं पता कितने प्रेशर बेल्ट्स है। हमेशा 7 प्रेशर बेल्ट्स है, और 1 जो है ये इक्वेटोरियल सिंगल में आता है, बाकी सब पेयर्स में आता है, क्योंकि नॉर्दर्न और साउदर्न। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम क्या है। ये वाली डायग्राम मैंने आप लोगों को इसलिए ध्यान रखिएगा, इस पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने शो की है। एक हॉर्स लैटिट्यूड्स और ITCZ को डोल्ड्रम कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जब कन्वर्ज होते हैं, ये देखिए ये जोन कन्वर्जेंस जोन है, इसीलिए इसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल। ये ट्रॉपिकल बेल्ट है, इंटर का मतलब हो गया यहाँ से विंड्स आ गए, यहाँ से इंटर, कन्वर्जेंस कन्वर्ज होती है यहाँ से विंड्स, और ये जोन हो गया, वी आल्सो कॉल इट एज ए डोल्ड्रम। और कोरियालिस फोर्स एक टर्म में बाद में बताऊंगा आपको, वो हमेशा इक्वेटर पे 0 होता है, डिफ्लेक्शन नहीं होती, वो मैं आगे बताऊंगा होता क्या है। अब देखिए 7 प्रेशर बेल्ट्स है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, और ये जो है ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। और जो ये सब पोलर लो प्रेशर, इट इज आल्सो नोन एज टेम्परेट बेल्ट, और ये ट्रॉपिकल बेल्ट है, इसको डोल्ड्रम कहते हैं। ये 3 बेल्ट्स और ये 3 बेल्ट्स हो गए 6 बेल्ट्स, और ये इकलौता ये हो गया 7वां, ये 7 बेल्ट्स, ताकि आपके दिमाग में रहे। हॉर्स लैटिट्यूड्स मैं आगे बताऊंगा क्यों होता है ये हॉर्स लैटिट्यूड। अब देख लीजिए यहाँ पर ये डायग्राम आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज आल्सो नोन एज डोल्ड्रम, इसका दूसरा नाम है। और यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, ये वाला रीजन जो होता है कौन सा, नॉर्दर्न ट्रेड विंड बेल्ट एंड साउदर्न ट्रेड विंड बेल्ट। ये ट्रेड विंड बेल्ट है, इसका मैं एक्सटेंशन भी बताऊंगा। ये ट्रेड विंड बेल्ट है, ये हमेशा 0 डिग्री से लेके 23.5, जिसको 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ऊपर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाली लाइन। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, यहाँ से जो हवाई आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट ये है, तो यहाँ से हवाएं इधर आती है, विंड्स। जब विंड्स यहाँ से इधर आती है, तो उन विंड्स का नाम है ट्रेड विंड्स। अगर ये नॉर्दर्न साइड से साउथ की तरह आएंगी, वी कॉल देम एज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बेल्ट। और अगर ये इस वाले प्रेशर बेल्ट, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इसकी तरह डायरेक्शन होगी, तब इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बेल्ट। हो गया ये क्लियर। अब देख लीजिए, अब आपने देखा होगा ये यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है, ये विंड ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है, ये विंड ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है। हमेशा याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज विंड्स चलती है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया ये ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। और कोरियालिस फोर्स की वजह से यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है हवाएं, क्लॉकवाइज, ये याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव कभी कभी आता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साउदर्न हेमिस्फीयर में, और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में। हो गया ये। अब ये हेडली सेल बेल्ट जो है, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बेल्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बेल्ट को कंबाइन करता है, तो ये हेडली सेल्स यहाँ पर जनरेट होती है। यहाँ पर ये मीन्स जो हमारी अर्थ है, इसके बाहर, यहाँ पर बाहर कवर पे एटमॉस्फेयर में ये हेडली सेल्स बन जाती है। इसके बाद क्या था, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब 23.5 डिग्री से मीन्स ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से विंड्स यहाँ की तरफ आ गई। चलिए छोड़िए।
अब ये बेल्ट कितना है, ये 30 से लेके 35 तक है, चंद लोगों ने इसको और भी एक्सटेंड किया हुआ है, तो वो बाद में बताएंगे। अब है दूसरा बेल्ट जो बनता है वेस्टर्लीज, इनको कहते हैं प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज या वेस्टर्लीज। ये जो वेस्टर्लीज बनती है, ये हमेशा इस वाले रीजन में बनती है, और किसकी वजह से, फेरल सेल्स की वजह से। यहाँ पर भी फेरल सेल्स डेवलप होती है, यहाँ पर भी फेरल सेल्स डेवलप होती है। कभी कभी ये आएगा वेस्टर्लीज आर रिलेटेड विद हेडली सेल्स, पोलर सेल्स आर फेरल सेल्स, नन ऑफ द अबव, ये याद रखिएगा, फेरल सेल्स से वो रिलेटेड होती है। फिर आता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, उसके बाद आता है पोलर ईस्टर्लीज। पोलर ईस्टर्लीज किससे रिलेटेड है, पोलर सेल्स से, और ये भी नॉर्थ पोलर सेल्स और साउथ पोलर सेल्स। ये हो गया क्लियर। अब चलिए, अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा एक एक। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज आल्सो नोन एज डोल्ड्रम, इसको कहते हैं। अब अगर आपको लिखने की बात आ गई तो क्या कहेंगे हम, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और दूसरा नाम क्या है, डोल्ड्रम। डोल्ड्रम क्या है, एग्जैक्टली अगर तो डुअल डुअल ना, डवलक जिसको बोलते हैं, वो डोल अंदर से खाली होता है क्योंकि उसमें प्रेशर नहीं होता है। तो दैट इज वाई, क्योंकि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का ही मतलब होता है अंदर कोई खाली, खाली कुछ नहीं। या आप जब वो कद्दू मतलब रखते हो विंटर के लिए, और उसमें उसके बीच बीच रहते हैं, या उसको उसका जो अंदर वाला पोर्शन वो आप निकालते हो, खाली करते हो, तो वो आर पार दिखता है, वी कॉल इट एज ए डोल्ड्रम। जो अंदर चीजें खाली होंगी, वी कॉल इट एज ए डोल्ड्रम, हो गया डोल्ड्रम। अब डोल्ड्रम इसलिए इसको कहते हैं, और डोल्ड्रम का दूसरा नाम क्या है, ITCZ। मैंने पहले कहा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, क्योंकि वहां पर नॉर्थ ट्रेड विंड्स और साउथ ट्रेड विंड्स कन्वर्ज होती हैं, इसीलिए इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं। और इसकी लोकेशन है 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स, वेरीज फ्रॉम, और कभी कभी वेरिएशन होती है। देखिए मैं यहाँ पर दोबारा आता हूँ, ये जो बेल्ट है ये तो इसने एग्जैक्टली दिखाया 0 से लेके 10 डिग्री तक, ये ब्लू में, ब्लू कलर ये वाला 0 से लेके 10 डिग्री तक ये दिखा रहा है, लेकिन ये कभी कभी किसी जगह 8 ही हो सकता है, किसी जगह 12 हो सकता है, किसी जगह 15 हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा क्या है, ये 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ। कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे ये 10 डिग्री नॉर्थ से ही क्यों, मैं यहाँ कर सकता था 0 से लेके 10 डिग्री नॉर्थ एंड 0 से लेके 10 डिग्री साउथ, क्योंकि जो इक्वेटर होता है वो 0 से नॉर्थ वर्ड्स की तरह होता है और साउथ वर्ड्स की तरह होता है, कंफ्यूज मत होना आप। 10 डिग्री नॉर्थ का मतलब होता है ये, और 10 डिग्री साउथ का मतलब होता है इतना पोर्शन, इसको हेडली सेल कहते हैं, इतना पोर्शन। ये पोर्शन कहलाता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और डोल्ड्रम और ITCZ। और यहाँ पर कौन कौन सी विंड्स आती है, यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स आती है और साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, एक कन्वर्ज होती है। हमेशा जब आप डायग्राम बनाते हो आप इसका ध्यान नहीं रखते हो, आप ऐसे ही विंड्स बनाते हो, ये काला गसन माजे डायरेक्शन, वो डायरेक्शन नहीं होती है। डायरेक्शन हमेशा ऐसी देनी चाहिए जो मतलब उसको लगे नहीं डायरेक्शन है, इसको पता है डायरेक्शन, डायरेक्शन इसकी ये है जो यहाँ पर दी। अब क्या है, अब नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या होता है, इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट आपको पता ही है, टेम्परेचर हाई है। जब टेम्परेचर हाई है यहाँ पर भी लॉ अप्लाई होता है तो प्रेशर लो होगा, और ये कन्वर्जेंस बेल्ट है, कन्वर्जेंस बेल्ट हुआ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, यहाँ पर लो प्रेशर है विद काम कंडीशंस, और यहाँ पर ये याद रखिए क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म्ड लेड टू थंडरस्टॉर्म। आपने मैक्सिमम देखा होगा इक्वेटोरियल बेल्ट, जैसे मैं साउथ की बात करूंगा, साउथ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, वहां पर क्या होता है, वहां दोपहर में 2 बज जाता है, 3 बज जाता है, वहां यही, हाँ, वहां पर क्या होता है, वहां पर साउथ इंडिया की बात करता हूँ, केरला वेरला जब हम जाते थे, तो वहां क्या होता है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स डेवलप होते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल यहाँ भी देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को जब टूर लिया जाता था या आप पिकनिक जाते हो किसी टूरिस्ट जगह पे, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमार्ग या यहाँ पर अहरबल वहरबल, तो दिन होता है नियर अबाउट 2 बज जाता है, बारिश शुरू होती है, ये आप खुद ब खुद एक्सपीरियंस करते हो। वहां पर क्या हो जाता है, एग्जैक्टली ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स डेवलप होते हैं। क्यों यहाँ पर क्यों होते हैं, यहाँ पर इस वजह से टोपोग्राफी की वजह से क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स वहां डेवलप होते हैं, और फिर वो ऊपर चढ़ते हैं, जब वो ऊपर फ्लाइट पकड़ते हैं और उनमें वेट ज्यादा होता है, मॉइस्चर ज्यादा होता है,
फॉर एग्जांपल मैं बेस्ट एग्जांपल दे दूं, गुजरिस वनो बालस खास 30 किलो तुल पकिनत बोर ये तो माउंटेनस एरियास मज गसान यम बादल यी कर यमन वेट कैपेसिटी आसान हाईएस्ट 30 किलो 30 किलो हेर हेकन यम तुलित कि यम तुलन पानस सती क्लाउड्स मीन जिनको कहेंगे क्लाउड्स क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स यदि यम पानस हेर हेर तुलन यमन अकिस जाय क्षमता मत तुलन मतलब हेक्टै मकलन यदि यमन हेक्टै मकलन यम करन प्रेसिपिटेट यदि यम प्रेसिपिटेट करन रूद लोगुन एग्जैक्टली वही फीचर आपने देखा होगा जब आपको टीचर स्टोर पे लेते होंगे, लेकिन वो फिर वो ही तो प्रॉब्लम है ना वो ऐसे जुही तक वोनमुत या ना ऐसा वक्त आई प्रसमुत यम क्या चीम फीचर गसन यही तो ज्योग्राफिया है, आपको वही सीखना था। वहां पर ये बारिश हो क्यों रही है, क्योंकि ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हो गए तो ये क्या करते हैं, ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहां पर एक स्लोप होता है लीवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड। जब विंडवर्ड साइड में वो ऊपर ऊपर चढ़ता है तो वो थक जाता है, लास्ट में वो फिर प्रेसिपिटेट करता है लीवर्ड साइड के ही माउंटेन में वो बारिश हो जाती है और जो सॉरी विंडवर्ड में ही और जो लीवर्ड होता है वहां पर बारिश नहीं। और एक ऑब्जेक्टिव बन गया आपका। इसके बाद क्या होता है, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से थंडरस्टॉर्म्स होते हैं। मींस गगड़ाई तो वुजमल गगड़ाई तो वुजमल युति गई तो लोगों रूद और उसको कहते हैं हम कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल ये 4 टाइप्स के रेनफॉल होते हैं, एक यहाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि टर्म आ गई है। कन्वेक्शनल रेनफॉल का एग्जैक्टली मतलब है कि हवाएं जो होती है वो गर्म हो जाती है, गर्मी की वजह से वो ऊपर आ जाती है, ऊपर वो मॉइस्चर ले जाती है, फिर वो ऊपर नहीं चढ़ पाती है, फिर वो प्रेसिपिटेट करती है। ये एग्जैक्टली वही मेथड है जब मैंने पहले कहा कि आप रसोई में गर्म पानी करते हो तो जो सबसे मतलब लाइटर मटीरियल है, लाइटर पानी है, क्योंकि वो गर्म होता है वो ऊपर आता है और उसमें एक सर्कुलेशन या तुमल दीज यस तो आज तो वैसे तो राइस कुकर यही करो और इसीलिए तो आप मोटे मोटे हो रहे हैं, वरना आप अपने पेरेंट्स को देखो वो दुबले पतले बेचारे थे क्योंकि आप सब फैट कंज्यूम कर रहे हो। अब क्या है उसमें, अब उसमें पानी निकालो करो, वो सेहत के लिए हानिकारक है, बता रहा हूँ ये सब चीजें। अब क्या है, अब आप क्या करोगे, जब आप उस बर्तन में अगर वो ट्रांसपेरेंट होगा तो आप ऑटोमेटिकली उसको देख सकते हो कि वो सर्कुलेट कैसे करता है, ऐसे ऐसे सर्कुलेशन होती है। गर्म पानी नीचे है वो ऊपर जाता है और ठंडा पानी नीचे जाता है, कॉल इट एज ए कन्वेक्शनल रेनफॉल। और उसमें भी वो कन्वेक्शनल प्रोसेस। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक को ध्यान में रखोगे, 10th की टेक्स्ट बुक में ये है, 2 प्रोसेसेस वहां है। हीट ट्रांसफर की बात, एक हीट ट्रांसफर वो दिखाता है एक बर्तन में कैसे वो सर्कुलेशन होता है, कन्वेक्शन करंट होती है। और एक हीट ट्रांसफर की वो कहते हैं कि एक आयरन रॉड ले लेता है, उसको वो पिन से जोड़ देता है और जब यहाँ से हीट करता है तो ऑटोमेटिकली पहले एक ड्रॉप होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर एक्सपेरिमेंट था वहां पर। मे भी आपने याद नहीं रखा लेकिन मुझे अभी भी याद है। अब क्या है, अब ये इस पोर्शन में कौन सा सेल्स डेवलप होती है, हेडली सेल्स डेवलप होती है और ट्रेड विंड जोन है ये। और यहाँ पर मैंने पहले ही कहा जीरो कोरियालिस फोर्स, मीन जीरो कोरियालिस फोर्स होता है, ये ज्यादा नहीं है, जीरो होता है, हमेशा याद रखिएगा। और थर्मल इक्वेटर, अब एक और ऑब्जेक्टिव आ सकता है, हमेशा थर्मल इक्वेटर होता है नॉर्थ ऑफ जियोग्राफिकल इक्वेटर। जियोग्राफिकल इक्वेटर है 0 डिग्री, लेकिन थर्मल इक्वेटर 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि ये थर्मल टेम्परेचर की वजह से बनता है इक्वेटर और उसको कहते हैं थर्मल इक्वेटर। ये मैं प्रोसेस बताऊंगा ये कैसे होता है। ये क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा हाईएस्ट होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, आइसोथर्म्स, तो इसीलिए डिफ्लेक्ट होता है क्योंकि जब शिफ्टिंग ऑफ सन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, उसकी वजह से ये इक्वेटर 0 डिग्री के ऊपर थोड़ा आ जाता है, उसी को हम थर्मल इक्वेटर कहते हैं। और ये नॉर्थ ऑफ जियोग्राफिकल इक्वेटर है, इक्वेटर जो 0 डिग्री है उसके नॉर्थ में, क्योंकि मैक्सिमम जो है 0 डिग्री से नीचे वहां पर समंदर ज्यादा होता है, तो वहां पर कम वेरिएशन ये टेम्परेचर होता है, क्योंकि पानी अगर हम गर्म करेंगे वो ज्यादा देर तक ऐसी ही रहती है, लेकिन जब सॉइल होता है तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। उसके बाद चले नेक्स्ट। अब क्या है, सब ट्रॉपिकल, ये 2 प्रेशर बेल्ट्स है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल नॉर्दर्न हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल साउदर्न हाई प्रेशर बेल्ट। ये याद रखिएगा, नॉर्थ में अलग है, मैंने एक ही में ये किया है ताकि आपको याद रहे, लेकिन मैंने एक में ही किया वरना ये अलग अलग है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की इसकी लोकेशन है 23.5 या 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके 35 डिग्री एंड 35 डिग्री नॉर्थ तक है।
और ये नॉर्थ आ गया। इसके बाद साउथ में कितना है 23.5 टू 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, दोनों हेमिस्फीयर में। ये मैं दोबारा दिखाऊंगा, ये वाली डायग्राम यहाँ से लेके 23.5 जो 35 डिग्री यहाँ तक, 35 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ से 23.5 से लेके 35 तक। यहाँ इसने 30 ही लिया है, लेकिन असल में 23 से ही शुरुआत होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। वी कॉल देम एज हॉर्स लैटिट्यूड्स। हॉर्स लैटिट्यूड्स अब इनको क्यों कहते हैं, अब ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, अगर आप इसको एज अ ग्लोब ले लेंगे, ये तो सिर्फ डायग्राम है, इसको एज अ ग्लोब ले लेंगे या इसको एज अ ग्लोब ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका पैसिफिक ओशियन आता है, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन आता है, और इस अमेरिका के इस साइड में भी पैसिफिक ओशियन आता है, यहाँ पर आपका इंडियन ओशियन आता है। पुराने जमाने में क्या होते थे, बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते थे, अपने घोड़ों को साथ ले जाते थे। जब वो घोड़ों को साथ ले जाते थे, प्रेशर बहुत हाई बनता है, प्रेशर बहुत हाई बनता है। जब, क्योंकि ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ही है, इस एरिया में प्रेशर हाई बनता है। जब प्रेशर हाई बनता है, आपको मैं एक्सपेरिमेंटली बताता हूँ। जब प्रेशर हाई बनता है, देखिए, जब प्रेशर हाई बना तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, तो इंसान या जहाज यहाँ से मूवमेंट नहीं कर पाते। ये एग्जैक्टली ऐसे है। हाई प्रेशर, जब ये जहाज एक एरिया से चल रहे होते, फॉर एग्जांपल ये जहाज है, ये मूवमेंट हो रहा है उसका। हाई प्रेशर बेल्ट में क्या होता है, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो इस पे ऐसे मैंने प्रेशर डाला तो इसका मूवमेंट थम जाता है, ये मूव नहीं कर पाएगा। अब क्या करेंगे, पानी में ये है, तो क्या करते हैं हम, यहाँ से हमने एक खिड़की खोली, वहां से जितने भी घोड़े थे, एक तो चारा भी खत्म होता है, मतलब ये घास वास मानो, कैसे ये हाई प्रेशर बेल्ट मज जहाजन मूवमेंट यमन गो ना खत्म फूड, यमन फूड ते खत्म गो, अगर यमन गुपनन उपनन कुछ घास वास या कम कोश खशफल, वो भी खत्म हो गया। तो ये क्या करते थे, ये इन घोड़ों को उठाते थे, इन घोड़ों को निकालते थे, एक छोटा सा दरवाजा होता था, फेंक देते थे समंदर। जब समंदर में फेंकते थे, देखो उससे दो फायदे होते थे। एक तो इस जहाज का वेट हल्का होता था, और दूसरा क्या होता था, जब एनिमल को पानी में डालते थे वो तैरने की कोशिश करता था। जब वो तैरने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आप लोगों का मूवमेंट वेव्स, सिंपल सी बात, अगर आप कोई साइलेंट पानी होगा, ठहरा पानी, आप दो तीन कंकर लगाएंगे तो उसमें रिपल लाइक स्ट्रक्चर पैदा होता है, वी कॉल देम एज वेव्स। जब ये वेव्स पैदा होगी तो ऑटोमेटिकली वो जहाज हल्का भी हो गया, वो निकलने लगता है, इसीलिए इसको कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। हो गया क्लियर? अब देखिए, हॉर्स लैटिट्यूड 23.5 to 35 एंड 23.5 to 35, इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हो गया क्लियर ये? अब हाई प्रेशर बेल्ट में मैंने पहले ही कहा कौन सी विंड्स पैदा होती है, उसमें फेरल सेल्स पैदा हो जाती है। अब चलिए आप आगे, और ये है, अब इस वाले एरिया को हाई हॉर्स लैटिट्यूड्स भी कहते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में अपने घोड़ों को फेंक देते थे समंदर में, मैंने रीजन पहले ही कहा। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पर हाई होता है, प्रेशर भी हाई होता है, यहाँ पर वो फिजिक्स का लॉ नहीं चलता। अब क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, इस वाले प्रेशर बेल्ट में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है और एंटी साइक्लोन्स चलते हैं। ये मैं बाद में बताऊंगा एंटी साइक्लोन होता क्या है, साइक्लोन क्या होता है। एंटी साइक्लोन्स चलते हैं, और मोस्ट डेजर्ट्स मैक्सिमम आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी तक ग्रेजुएशन किया आपने ज्योग्राफी में, आपको ये आज तक नहीं बताया होगा टीचर ने कि डेजर्ट्स मैक्सिमम जो पाए जाते हैं वो वेस्टर्न कोस्ट पे पाए जाते हैं। हर एक जगह वेस्टर्न कोस्ट, इंडियन डेजर्ट देखो कहाँ पर है, वेस्टर्न कोस्ट पे है। अटाकामा देखो कहाँ पर है, कालाहारी देखो कहाँ पर है, हमेशा ये डेजर्ट वेस्टर्न एरिया पे पाए जाते हैं। इसका रीजन क्या है, अब वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखो क्या होता है, वेस्टर्न कोस्ट जो होते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर जो एयर होता है वो वार्म और ड्राई एयर पैदा होता है। फिर उस वार्म और ड्राई एयर को क्या चाहिए, एक ओब्स्टैकल चाहिए। ओब्स्टैकल का मतलब होता है कोई पहाड़ी छोटी चाहिए जिससे वो हवाएं टकराएंगी, फिर मॉइस्चर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, लेकिन वो पहाड़ी कहीं है ही नहीं। नंबर फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन क्या है, वहां से जो हवाएं उठती है वो क्या होती है, वार्म मीन्स गर्म होती है, और ड्राई होती है, सूखी होती है, वो मॉइस्ट नहीं होती है, वो सूखी होती है, इसलिए
ये जगह है मैक्सिमम डेजर्टेड एरिया। अब देखिए फेरल सेल्स डेवलप होती है, मैंने पहले ही कहा फेरल सेल्स यहाँ पर डेवलप होती है और कोरियालिस फोर्स यहाँ पर पाया जाता है। इक्वेटर पे कोरियालिस फोर्स नहीं पाया जाता है। अब देखिए सब पोलर और ये हो गई दोनों दोनों जोन्स में, एक जोन तो हो गया नॉर्थ में, दूसरा जोन हो गया साउथ में। क्लियर। अब आ गया तीसरा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर नॉर्दर्न लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर साउदर्न लो प्रेशर बेल्ट। मैंने यहाँ लिखा नहीं लेकिन आप फिर अलग से भी कर सकते हो। सब पोलर साउदर्न लो प्रेशर बेल्ट, या साउदर्न सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, नॉर्दर्न सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट हो गए। जो नॉर्दर्न लो प्रेशर बेल्ट है वो 45 डिग्री नॉर्थ 66.5 डिग्री नॉर्थ में आता है, और जो साउथ का पार्ट है इसका वो 45 डिग्री साउथ 66.5 साउथ लैटिट्यूड में आता है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में ऑटोमेटिकली जो होगा टेम्परेचर लो होगा। यहाँ पर दो सर्कल्स बनते हैं, एक होता है आर्कटिक सर्कल, एक होता है एंटार्क्टिक सर्कल। और ये आइसलैंड जो जगह है नॉर्थ में आइसलैंड, वो वहां पर लो बनता है, एलिशियन डिप्रेशन बनता है, वो भी लो होता है, लो प्रेशर बेल्ट बनता है यहाँ। फिर पोलर जेट स्ट्रीम्स भी इसी एरिया में बनते हैं, लेकिन वो नॉर्थ में ही मैक्सिमम होता है। पोलर जेट स्ट्रीम जो चलती है ये इस वाले रीजन में, ये 60 डिग्री है ना यहाँ पर, इसी रीजन में जेट स्ट्रीम को पाया गया। जब मैंने आपकी क्लास में गुलगाम कॉलेज में जब पढ़ा था मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, क्योंकि जब ये कब पाया गया, क्योंकि यहाँ से अमेरिका ने क्या भेजे थे, अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में अपने जहाज यहाँ पर बमबारी करने के लिए भेजे थे। कहाँ पर, जापान में। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जब इनने बमबारी की तो यहाँ से जब ये गए थे बॉम्ब डालने के लिए तो वो आराम से चले, लेकिन जब वो वहां से आ गए तो वो नहीं चल पाए वापस। जब वो वापस नहीं आ पाए क्योंकि हवाएं यहाँ से बहुत तेज थी, उनको ही हम जेट स्ट्रीम कहेंगे। जेट स्ट्रीम ने इनको रोका था, उसी हिसाब से उस पायलट के कैप्टन के नाम से उसका जेट स्ट्रीम नाम पड़ा, उसका नाम जेट। अब क्या है, अब आ गए हम यहाँ पर तीसरा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, इसमें टेम्परेचर लो होता है। हाँ, अब क्या है, पोलर जेट स्ट्रीम 60 डिग्री में चलती है लैटिट्यूड्स में, और यहाँ पर फ्रंटल साइक्लोन्स डेवलप होते हैं, ये याद रखिएगा, इस वाले बेल्ट में फ्रंटल साइक्लोन्स डेवलप। अब है नेक्स्ट पोलर हाई प्रेशर बेल्ट विच इज लोकेटेड बिटवीन, ये याद रखिएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये 75 डिग्री से ही शुरू होता है 90 डिग्री तक, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है वहां पर 80 डिग्री से पोलर हाई प्रेशर बेल्ट डेवलप होता है 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर, और यहाँ पर टेम्परेचर लो होता है, हाई प्रेशर होता है यहाँ पर, और पोलर सेल्स डेवलप होती है, और हाईएस्ट कोरियालिस फोर्स जो होता है वो इसी जगह पाया जाता है, हाईएस्ट कोरियालिस। और इक्वेटर पे जीरो कोरियालिस फोर्स, ये याद रखिएगा। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्सेस है यहाँ पर, और इसकी वजह से बनता है ये मूवमेंट ऑफ सन की वजह से। दो चीजें फैक्टर्स है यहाँ पर बनने की, मींस पोलर हाई प्रेशर बेल्ट को दो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं नॉर्थ में, एक बनता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दूसरा बनता है मूवमेंट ऑफ सन। तो वही आप लोगों का 21 दिसंबर 21 जून ये इसके साथ साथ मतलब शिफ्ट होता है सन नॉर्थ हेमिस्फीयर की वजह से और साउथ हेमिस्फीयर की वजह से। और कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कोरियालिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है या साउदर्न में, ये हमेशा याद रखिएगा कोरियालिस फोर्स जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, एवरेज टेम्परेचर भी साउदर्न हेमिस्फीयर में ही ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद फैक्टर्स कौन कौन से कंट्रोल करते हैं प्रेशर सिस्टम, प्रेशर सिस्टम को कौन कौन सा फैक्टर करता है, एक तो थर्मल एक तो डायनामिक। थर्मल में कौन सा आता है, टेम्परेचर वेरिएशंस, इक्वेटोरियल लो प्रेशर और पोलर हाई की वजह से यही होता है, क्योंकि वहां पर इक्वेटर पे क्या है, टेम्परेचर बहुत हाई है, पोलर पे क्या है, पोलर पे टेम्परेचर बहुत लो है। ये दो प्रेशर बेल्ट जो होते हैं, इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट और पोलर नॉर्दर्न नॉर्थ पोल बेल्ट और साउथ पोलर हाई बेल्ट, ये थर्मल फैक्टर की वजह से इन्फ्लुएंस होता है। डायनामिक फैक्टर का मतलब होता है चेंजिंग फैक्टर। प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, एक फैक्टर, रोटेशन ऑफ अर्थ या कोरियालिस फोर्स कहेंगे, इसकी वजह से भी हो जाता है प्रेशर बेल्ट चेंज। और एक चीज ये हो गया एंड, लेकिन मैं दोबारा ये वाली डायग्राम दिखाऊंगा, देखिए यहाँ मैंने हाई प्रेशर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट 75 डिग्री से लेके 90 डिग्री आता है, और यहाँ पर 80 डिग्री से आता है 90 डिग्री। बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, कल मैं दे दूंगा। मुझे प्लीज ना मैसेज करें, मेरा नंबर आपके पास है,
मैक्सिमम आप लोगों को अब तीसरा जो टॉपिक आपको सबसे डिफिकल्ट लगेगा वो मुझे शाम को ही बता दीजिए कि कौन सा पढ़ना है आप लोगों को, पूरे सिलेबस में देख लीजिए। तो कल वही जिसके मैक्सिमम मीन्स वोट्स आएंगे वही मैं कल पढ़ाऊंगा। और 3 लेक्चर्स मैंने पहले ही कहा, डेमो लेक्चर्स देंगे, फिर परसों से हम यूनिट 1 से शुरू करेंगे। बाकी थैंक यू। ओके, बेस्ट।